Good morning, students. Today we are starting a new lesson. A seed tells a farmer story, lesson number 19. I am a small bajra seed. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. I want to tell you my story. This is a long story, but not mine alone. It is also the story of my farmer, Damji Bhai, and his family. If I do not tell my story now, it might be too late. सो इस लेसन में ये जो सीड है, बाजरे का जो सीड है या जैसे हम इंग्लिश में मिलेट कहते हैं, वो अपनी स्टोरी बता रहा है। और ये उनकी खुद की स्टोरी नहीं है, उस पूरे फार्मर की फैमिली की स्टोरी है, जहाँ पे ये रह रहे हैं एक वुडन बॉक्स में 1940 से। अभी 2021 है, सो वो 1940 से उस बॉक्स में रह रहे हैं, जिसे वो अपना घर कहते हैं। तो ये स्टोरी सिर्फ इनकी सीड की नहीं है, बल्कि उस फार्मर फैमिली की भी है, जहाँ पे ये रहते हैं, जिनका नाम दामजी भाई है। और ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो स्टोरी आज नहीं कहेंगे तो ये काफ़ी लेट हो जाएगा। अब क्यों होगा लेट? विल गेट टू नो इन द स्टोरी. Let's read it out and get to know. I was born in Wangam in Gujarat. That year there was a good bajra or millet crop. There was a festive mood in the village. Our area was famous for its grain and vegetables. Each year Damji Bhai kept aside some seeds from a good crop. This way our bajra family went on from one generation to another. Good seeds were stored in dried gourd or lauki, which we call lauki in Hindi, which was coated with mud. But that year Damji Bhai himself made a strong wooden box to store us. तो ये क्या बता रहे हैं, ये गुजरात का एक विलेज है, वांगाम करके जगह है, वहाँ पर ये हुए थे। और उस साल बाजरा की या मिलेट की बहुत अच्छी खेती हुई थी। तो अच्छी खेती हुई थी, तो जब उनको हार्वेस्टिंग का टाइम आया, फसल को काटने का टाइम आया, तो इन लोग काफ़ी फेस्टिव मूड में थे। इन लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया था, सेलिब्रेट किया था। और उस वो जो एरिया था जहाँ पर ये रहते थे, ये सीट था, और जो दामजी भाई की फैमिली रहती थी, वो एरिया फेमस था अनाज की पैदावार के लिए और सब्जियों की पैदावार के लिए। तो वहाँ हर साल दामजी भाई जो थे, वो कुछ अच्छे जो सीड्स निकलते थे उनके खेत से, उन्हें वो रख लिया करते थे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो उन्हीं अच्छे बीजों से नेक्स्ट ईयर की खेती करें और वो फसल भी बहुत अच्छी हो। तो अच्छे बीज को वो रख लेते थे अपने पास में। और कहाँ रखते थे जो अच्छे बीज होते थे, उन्हें वो ड्राइड गोर्ड, गोर्ड मीन्स होता है लौकी। तो लौकी दो तरह का होता है, एक राउंड गोर्ड गोर्ड होता है और एक बॉटल गोर्ड होता है। तो ये जो लंबा वाला जो होता है ना, बॉटल गोर्ड, उसको क्या करते हैं, उसमें इन लोग बीज स्टोर करते हैं। अब ये तो बड़ी मतलब पिक्यूलियर सा लग रहा होगा आपको कि गॉड में कैसे रखते होंगे। तो उन लोग क्या करते थे कि वो जो लौकी होती है, उसके अंदर का जो वाइट वाला पोर्शन होता है, उसको पूरा खाली कर लेते थे, फिर उसे सुखा लेते थे। और जब वो पूरी तरह से सूख जाता था, तो उसे मिट्टी से कोट कर लेते थे। मड मीन्स होता है गीली मिट्टी, तो गीली मिट्टी से पूरा कोट कर लेते थे, मीन्स ऐसे कवर कर लेते थे, मिट्टी से बना देते थे, ताकि वो पूरा मिट्टी का दिखता था, बॉटल जैसा बन जाता था। और फिर उसमें वो लोग अच्छा सीड को रखते थे। बट इस ईयर दामजी भाई ने एक स्पेशल वुडन बॉक्स बनाया, स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स बनाया। तो पहले तो सीड्स को ऐसे ही रख दिया जाता था लौकी में, बट इस साल स्पेशली दामजी भाई ने एक वुडन बॉक्स बनाया, जिसमें इन बीज को रखा गया था। आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, तो आगे क्या हुआ? He put in neem leaves to protect us from insects. He put different seeds in different compartments of the box. That was our beautiful home. In those days, Damji Bhai and his cousins lived together. It was a large family. Everyone in the village helped each other, even in farming. तो जो वुडन बॉक्स में इन्हें रखा गया था, उस वुडन बॉक्स में दामजी भाई ने कुछ नीम की पत्तियां भी रख दी थी। अब आपने भी देखा होगा कि आपकी मम्मी जब कोई ग्रेन स्टोर बहुत सारा अनाज जब लेकर आते हैं, हम घर के राशन के लिए लेकर आते होंगे आपके घर में, तो जो ज़्यादा अनाज रहता है एक्स्ट्रा क्वांटिटी का, जो रोज़ वाला यूज़ होता है, वो तो हम एक छोटे वाले बॉक्स में रख लेते हैं। बट जो ज़्यादा अनाज रहता है, उसको हम स्टोर करके रखते हैं बड़े कंटेनर में। और उसमें फिर उसको कीड़ों से बचाने के लिए कई बार हम नीम की पत्तियाँ रख देते हैं, बिकॉज नीम की पत्तियाँ जो है, वो एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड्स का या फिर कीड़ों को हटाने का, मारने का काम करती है। तो नीम के पत्ते रखने से हमारे जो अनाज है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो बेसिक सा तरीका है, बहुत नेचुरल तरीका है, बहुत ईजी, बिना पैसे वाला, कॉस्ट फ्री तरीका है, जिससे हम अपने अनाज को बचा सकते हैं। तो वैसे ही दामजी भाई ने भी उन सीड्स के साथ में कुछ नीम की पत्तियां रख दी थी, ताकि वो इंसेक्ट से बचे रहे। अच्छा, वो जो बॉक्स था, उसमें ये आपको बॉक्स भी दिखाई दे रहा होगा, आई शो यू। ये बॉक्स में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको बॉक्स? तो ये बॉक्स में अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, मीन्स खांचे बने हुए थे, और उन खांचों में अलग अलग सीड्स रखा हुआ था। तो ये वाला जो खांचा है, ये वाला जो कंपार्टमेंट है, ये बाजरा सीड्स का था। इन्हीं बाजरा सीड में से एक सीड ये स्टोरी आपको शेयर कर रहा है। और ये नीम की पत्तियां भी आपको दिखाई दे रही हैं, ताकि इसमें इंसेक्ट्स ना लगे। ओके, सो दीज आर द कंपार्टमेंट्स एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हमें कितना अच्छा घर मिला है। पहले तो हमें सिर्फ लौकी के बॉटल में रखना रहना पड़ता था, बट अब हमें इतना अच्छा वुडन का बॉक्स मिला हुआ है। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ।
अच्छा, वन मोर थिंग दे आर टेलिंग, इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजन्स लिव टुगेदर। तो उस समय में क्या होता था, विलेज में अभी भी वैसे आप जाओगे ना तो जनरली जॉइंट फैमिलीज ही आपको देखने को मिलेंगी। बहुत मतलब सारे भाई जो होते हैं वो एक साथ मिलके अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो वैसा ही दामजी भाई की भी फैमिली थी। इट वॉज अ वेरी लार्ज फैमिली, और सारे कजन्स जो थे, उनके चाचा के लड़के, चाचा के जो बच्चे थे, ताऊ जी के बच्चे, सब एक साथ वहाँ पर एक घर में रहते थे। सो ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी लार्ज फैमिली। और सारे जो लोग थे विलेज के, वो लोग एक दूसरे की मदद करते थे, खेती किसानी में भी मदद करते थे। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड, एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर। और जब फसल पक के तैयार हो जाती थी, उन्हें काटा जाता था, हार्वेस्ट किया जाता था, तब सब लोग एक साथ मिलकर खुशी भी मनाते थे। ओ दोज वंडरफुल डेज विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स टू ईट। और ये उन दिनों को याद करके कह रहा है ये सीट कि कितने अच्छे दिन थे वो वाले, कितने खूबसूरत दिन थे वो वाले। इतनी अच्छी फीस्ट होती थी। फीस्ट मीन्स जो भोज होता है, खाना खाने का जो पार्टी होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ फीस्ट। और कितना सारा होता था कुछ खाने के लिए। In the winter, it would be time to enjoy the undio, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. The pot was sealed and kept between hot coals. The vegetables cooked slowly in the special cooker on the fields. और स्पेशली जब आप गुजरात जाओगे, वहाँ का एक स्पेशल डिश होता है ऊंधियो बोलते हैं जिसको। ऊंधियो मीन्स होता है अपसाइड डाउन। आप आगे चल के इस पे पढ़ोगे, लेसन में पढ़ोगे। सो उस डिश को बनाने का एक तरीका होता है कि एक पॉट होता है, क्ले का पॉट होता है, उसमें सारी सब्जियों को, फ्रेश जो सब्जियां होती हैं उनके खेतों से निकलती थी उसको, और साथ में फ्रेश स्पाइसेस मसाले डाल के उसको स्ट्यू, मतलब स्ट्यू जैसा बनाया जाता था। सूप, बेसिकली सूप जैसा बनाया जाता था। तो सारे वेजिटेबल्स की फ्रेशनेस, स्पाइसेस की फ्रेशनेस उसमें आ जाती थी। और उसके बाद वो पॉट को सील कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, और उसे फिर गरम कोयले के ऊपर रख के धीरे धीरे पकाया जाता था फील्ड्स पे, खेतों पे। Okay, so this was how the undhya was prepared, and we'll get to know more about it. Let's read it out. So here in the picture you can see, दिस इज़ द पिक्चर। ये पॉट है जिसके में ऊंधियो बनाया जाता है। ये अब प्रिपेयर हो चुका है, तो ये सब लेडीज से सर्व कर रही हैं। ये आपको पीछे फील दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखो सब लोग मिलके ऐसे, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, एंजॉय, ये खाना खा रहा है, मतलब वही ऊंधियो खा रहा है, यहाँ पर से वो सर्व कर रही हैं, ये बच्चा भी यहाँ खा रहा है। तो दिस इज़ अ वे दे यूज टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। एंड व्हाट वाज द फेस्टिवल? द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। फसल को जो काटने का जो फेस्टिवल था, डे था, उसको उन लोग फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते थे, और उसमें इन लोग ऊंधियो बना के सबको खिलाते थे। Now, oh, I forgot, the pot was placed upside down. That is why the dish was called undio or upside down in Gujarati. तो क्योंकि इसे upside down means ऊपर वाला पोर्शन नीचे और नीचे वाला पोर्शन ऊपर पलट के पकाया जाता था हॉट कोल के ऊपर में, इसीलिए इसे ऊंधिया कहा जाता था। ऊंधिया जो होता है गुजराती वर्ड है, और इसका मतलब होता है upside down। ऊंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज। और इस ऊंधिया को किसके साथ खाया जाता था? बाजरा की। बाजरा भी एक तरह का ग्रेन होता है, अनाज होता है। जैसे आपका गेहूं होता है ना, जस्ट उसी तरह का एक अनाज होता है। और ये बाजरे की रोटी, स्पेशली जो डेजर्ट एरिया होते हैं, यहाँ जहाँ पर कम रेनफॉल होते हैं, वहाँ ये बहुत अच्छे से उगता है। तो राजस्थान, गुजरात में बेसिकली बाजरे की रोटी खाई जाती है। फ्रेशली कुकड ऑन द चूल्हा। और इन रोटी को भी चूल्हा पे बनाया जाता है। चूल्हा मीन्स वही जिस पे आप गाँव में देखोगे वो मिट्टी का कुछ बना होता है। यहाँ भी आपको दिखाई देगा पिक्चर में। नो, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है आपको। वो मिट्टी का बनाया जाता है, या 3 ईंट को रख के बनाया जाता है। उसमें लकड़ी डाली जाती है, और 3 ईंट को बेस लेके उसके ऊपर पॉट रख के फिर खाना बनाया जाता है। ओके। और कई बार उन 3 ईंट जो होती है, उसका जो फॉर्मेशन है, उस पर मिट्टी का लेप लगा के भी प्रॉपर परमानेंट चूल्हा भी बना के उसमें भी खाना पकाया जाता है गाँव में। Oh, what an earthly delicious flavor. Along with that, homemade butter, curd and buttermilk was served. और इसके साथ में ऊंधियो हो गया, बाजरे की रोटी हो गई, उसके साथ में क्या हम लोग सर्व करते थे? होममेड बटर। यहाँ पर दूध का भी बहुत ऐसा प्रोडक्शन होता है कि सभी घर में आपको दूध मिल जाएगा। तो बटर, घर का बना हुआ बटर, कर्ड मीन्स होता है दही, एंड देन बटर मिल्क होता है छाछ, जो आप मट्ठा कहते हो या छाछ कह लेते हो। तो उसके साथ में इसे सर्व किया जाता था। ये सारी चीज़ें गुजरात में बहुत पी जाती है, यूज़ किया जाता है। दूध के बहुत सारे ये डिशेस बनाए जाते हैं, दूध के बहुत सारी चीज़ें बनती है वहाँ पे, बिकॉज दूध वहाँ बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। Farmers would grow many different kinds of crops, grains and vegetables according to the season. The farmers kept enough for their needs and sold the rest to shopkeepers from the city. तो उस समय जो फार्मर्स थे वो लोग बहुत सारे प्रकार के अनाज उगाते थे, ग्रेन्स उगाते थे, वेजिटेबल्स उगाते थे सीज़न के अकॉर्डिंग। जैसे सर्दी का सीज़न है तो कौन से वेजिटेबल्स उगाने हैं, देन गर्मी का सीज़न है तो कौन से वेजिटेबल्स उगाने हैं। तो अलग अलग वेजिटेबल्स इन लोग उगाते थे, अलग अलग ग्रेन्स इन लोग उगाते थे।
द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स, और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ थी वो फार्मर्स अपने पास रख लेते थे, और जो एक्स्ट्रा पैदावार होती थी उसको उन लोग शॉपकीपर्स को जाके दुकानों में जाके बेच आते थे शहरों में, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे. Some farmers also grew cotton at home. Family members spun cotton on a charkha or the spinning wheel to make cloth. और कुछ फार्मर्स जो थे वो वहाँ की जो मिट्टी होती है गुजरात की, वहाँ पे कॉटन भी बहुत अच्छे से उगता है, तो वो लोग कॉटन भी उगाते थे, और फिर सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके चरखा के ऊपर, चरखा एक वो होता है जिससे कॉटन से धागा बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, उसे हम स्पिनिंग व्हील भी कहते हैं. तो हर घर में ये चरखा होता था जिसमें कॉटन से वो लोग थ्रेड बनाने का काम करते थे, और फिर थ्रेड से बेसिकली कपड़े बना लेते थे. सो दीज वर द थिंग्स दे यूज टू डू फॉर देयर लाइवलीहुड. लेट्स रीड इट मोर एंड गेट टू नो देयर. ओके, सो हियर दे हैव शोन यू सम सीड्स. यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये कॉर्न की सीड्स या मेज़ जो आप भुट्टा कहते हो उसके बीज आपको दिखाई दे रहे हैं. ये शायद ब्लैक वो मंगरेल है उसका सीड दिखाई दे रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग. मस्टर्ड का भी हो सकता है, ब्लैक मस्टर्ड का भी. इट्स नॉट दैट क्लियर फ्रॉम हियर. देन दीज आर वीट का सीड्स है, गेहूँ का, गेहूँ आप जिसे कहते हैं हिंदी में. और ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये है बाजरे की सीड्स. ओके, सो दीज आर द सीड्स दे आर टेलिंग यू टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए आपको कहा जा रहा है. Now coming to the lesson, let us start again. When times changed, अब समय धीरे धीरे बदलने लगा. कैसे बदलने लगा देख लेते हैं क्या होता है. Over the years, many changes took place in the village. Some places could get water from the canal. They said the canal brought water from far away, where a dam had been built on a big river. तो कुछ सालों के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर गांव में बहुत सारी चेंजेस आने लगी. आप अभी भी कहीं अगर जाते होगे, कभी गांव में गए होगे, तो पहले के कंपेयर में अभी वहाँ गांव में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं. पहले गांव में उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, पानी का उतना सुविधा नहीं था, देन टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे. बट अभी आप जाओगे तो काफ़ी समय बदल चुका है, और हमें ये सारी फैसिलिटीज़ जो हमें शहरों में बेसिकली मिल जाती है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, वो हमें गाँव में भी देखने को मिल जाती है. तो ऐसा ही इनके गाँव में भी हुआ, काफ़ी सारे चेंजेस आए. क्या-क्या चेंजेस आए, वहाँ पे पानी जो था वो कैनल से मिलता था, नहर से मिलता था, और उस नहर में पानी कहाँ से आता था, डैम से आता था. जो बाँध आपने इससे भी पहले पढ़ा था ना, नो प्लेस फॉर अस वाले लेसन में, जो खेड़ी विलेज के ऊपर उन लोगों ने डैम बनाने के लिए पूरे जगह को, विलेज को रिहैबिटेट किया था. तो ऐसे ही एक डैम से इन लोग के कैनल में, नहर में पानी आता था, जिसको इन लोग इरिगेशन पर्पज़ या फील्ड में पानी देने के काम के लिए यूज़ करते थे. दे सेड द कैनल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर. तो ये जैसा बताया मैंने, कैनल में पानी कहाँ से आया था, डैम से आता था, और डैम जो है वो एक रिवर के ऊपर में बना हुआ था. डैम बेसिकली एक वॉल जैसा होता है, और उसमें गेट्स होते हैं, तो रिवर के ऊपर वो बनाया जाता है, और जब जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग डैम के जो गेट्स होते हैं उसको ओपन करके पानी का सप्लाई किया जाता है. देन इलेक्ट्रिसिटी केम, स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट. और उसके बाद में जब डैम बन गया तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी आने लग गई, बिजली भी बनने लगा डैम के ऊपर में. और फिर ऐसा सिस्टम हो गया जैसा आपके घरों में होता है कि एक बटन स्विच ऑन किया और लाइट ऑन हो गया, एक बटन स्विच ऑन किया, फ़ैन ऑन हो गया. तो इस तरह की फैसिलिटीज़ आने लगी उनके विलेज में. People found that only one or two crops like wheat and cotton got better prices in the market, so most farmers began to grow only these. और अब लोगों को लगने लगा कि सारे क्रॉप्स उगाने का कोई फ़ायदा है नहीं, सिर्फ वो क्रॉप्स हम उगाए जिससे हमें पैसे ज़्यादा मिले. और वो दो क्रॉप्स कौन से थे, व्हीट और कॉटन. सिर्फ ये गेहूँ और कॉटन उगाने से इन्हें ज़्यादा पैसे मिलते थे उस समय. तो उन लोगों ने ऐसा प्लान किया कि हम भी सिर्फ ये व्हीट और कॉटन लगा के ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं. Soon we old friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed even from Damji Bai's fields. और फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये बाजरा अपनी स्टोरी सुना रहा है, तो ये कह रहा है मुझ में और मुझ जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ज्वार हो गए और कई सारे वेजिटेबल्स हो गए, उन्हें लोग भूल गए धीरे धीरे, और हमें डिसमिस कर दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया, हमें उगाया ही नहीं जाता था, बिकॉज इनसे इन्हें ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे. उगाया क्या जाता था, सिर्फ कॉटन और वीट, गेहूँ और रुई, अब या ये कहते हैं जिसे कपास कहते हैं जिसे. इवन फ्रॉम दामजी बाई के फील्ड में भी ये सारी चीज़ें अब उगाना बंद कर दिया गया. फार्मर्स इवन बिगैन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट. और अब वो जो अच्छा सीड रखने का जो प्रक्रिया था वो भी इन लोगों ने स्टॉप कर दिया था, और अब इन लोग मार्केट से सीड खरीदते थे, मार्केट से बीज खरीदते थे, और उनका वो लोग फसल लगाते थे. पीपल सेड दैट दे वर न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स. तो लोग कहते थे ये नए तरीके के सीड्स हैं, तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे, ऐसा कहकर उन लोग नई सीड्स जो बाज़ारों से मिलते थे वो उन लोग लगाते थे. ओके,
सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप। तो सभी फार्मर्स चाहते थे कि उन्हें नए वैरायटी के सीड्स मिले जिसमें शायद क्वांटिटी बहुत अच्छा हो, क्वालिटी का तो पता नहीं बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छा हो क्रॉप्स का। तो इसलिए उन लोग स्टोर भी नहीं करते थे पुराने क्रॉप्स के सीड को और नए सीड्स लेकर आते थे मार्केट से। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। और पहले की तरह इन लोग उतने ज़्यादा घुल मिल के भी नहीं रहते थे, ना ही एक साथ खाना बनाते थे जैसे पहले का सिस्टम था, वो पूरा चेंज हो चुका था। सिर्फ स्पेशल डेज को ही उन लोग मिलकर खाना बनाते थे। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट, फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स व्हेन द सीड्स हैव चेंज्ड, हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम। तो जब वो खाते थे तो वो याद करते थे बस कि अरे पहले के टाइम में तो कितना अच्छा सीड्स हुआ करता था, पहले के टाइम में हमें कितना अच्छा टेस्ट आता था खाने का, पर अब वो टेस्ट नहीं आता है। पहले हम फ्रेश तोड़ के फील्ड्स में से उसका बना लेते थे, खाना जो भी बनाना होता था डिशेस बनाते थे, तो उसका टेस्ट ही अलग था। बट अभी जो है सारा चीज़ चेंज हो चुका है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि पहले के जो सीड्स होते थे उसकी क्वालिटी, उसके खाने की क्वालिटी ज़्यादा बेटर थी कंपेयर टू अभी जो नए सीड्स मार्केट में आने लगे हैं उसके इससे। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स एंड द फैमिली। अब धीरे धीरे दामजी भाई जो थे, हमारे जो फार्मर थे, उनकी भी एज बढ़ने लगी, तो अब उनके खेतों की देखभाल कौन करता था, फसल कौन उगाता था, उनके बेटे। उनका जो सन था हसमुख, वो और उनकी फैमिली खेतों की देखभाल रख रखाव करते थे। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस, ही ब्रॉट अ न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, ही यूज्ड an electric motor to pump water, he bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plow the field. The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. So now what happened, ये जो हसमुख था ये अब सिर्फ इन लोग वीट और कॉटन उगाते थे जिससे इन्हें पैसे ज़्यादा मिलते थे। तो अब इन्हें पैसे ज़्यादा मिलने लगे तो इनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी और इन लोगों ने अपना वे ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने लगे। तो इस चीज़ से इन्होंने अपने जो पुराना घर था उसको इन लोगों ने रिबिल्ड कर लिया, अच्छा बना लिया। ऑब्वियसली पैसे आते तो हम भी अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही हसमुख ने भी किया। उसने नए मशीन्स ले आए फार्मिंग के लिए, किसानी करने के लिए, खेती किसानी करने के लिए नए मशीन्स लेकर आए जिनसे काम और इजी हो गया और अच्छा हो गया, टाइम कम लगता था, काम अच्छा हो जाता था। उसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर ले आए ताकि पानी को पंप करने के लिए पानी उसे आसानी से मिल जाए, इसके लिए मोटर ले आए उन लोगों ने। और साथ में बता रहा है कि सिटी जाने के लिए, शहर जाने के लिए अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी खरीद लिया। तो ऑब्वियसली वो जो उसने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर लिया बिकॉज उसके पास अब पैसे ज़्यादा आने लग गए थे। ट्रैक्टर खरीद लिया तो अब इसे प्लो करने के लिए जो खेत है उसको हल चलाने की ज़रूरत नहीं होती थी, ट्रैक्टर चला देता था। और कई सारे काम ऐसे जिसमें कई दिन लग जाते थे, वो करने में इन्हें कुछ दिन में ही वो काम कंप्लीट हो जाता था। ओके, सो दिस इज़ द वे द फार्मिंग चेंज इन दैट एरिया। जो नई नई टेक्निक्स आने लगी, साइंस का यूज़ होने लगा और मशीन्स का यूज़ होने लगा, तो उससे इनकी जो लाइफ थी, फार्मिंग की जो लाइफ थी, फार्मर्स की जो लाइफ थी, वो स्टैंडर्ड जो था वो इम्प्रूव होने लग गया और टाइम कम लगने लगा और काम ज़्यादा होने लगा। ओके, यहाँ पर को दिखेगा, ये देखो ये पिक्चर है, इसमें बताया जा रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी का ये टावर सब लगा हुआ है, ये ट्रैक्टर आ गया उनके खेतों में, देन पंप लग गए पानी लाने के लिए इनके खेतों में। ओके, तो ये सारी चीज़ें इनके उसमें विलेज में इम्प्रूव होने लगी, बदलने लगी और अच्छे रूप में बदलने लगी। Now, Hasmukh would say now we are farming wisely. We grow only what we can sell in the market at a good price. और हसमुख क्या कहने लगे कि अब हम अपनी जो खेती है वो दिमाग लगा के कर रहे हैं, इंटेलिजेंटली कर रहे हैं। अब सिर्फ हम वो चीज़ें उगाते हैं जो कि हमें मार्केट में जिसके अच्छे प्राइस मिल जाते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, वी कैन मेक प्रोग्रेस। और इन पैसों से हम अपना लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। Lying forgotten in the wooden box, I and the other seeds had our doubts. Is all these really progress? There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks. तो अब जो ये जो बाजरा सीड जो अपनी स्टोरी बता रहा है वो सोचता था अपने वुडन बॉक्स में रहा, मतलब वो बैठा बैठा सोचता रहता था कि मैं और मेरे जो जैसे जो सीड्स हैं उनके मन में ये आता था कि क्या सच में ये प्रोग्रेस है, क्या सच में ये उन्नति है, क्या हम जैसे जो पुराने जो बीज हैं उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और जो एनिमल्स हैं, बुल्लक्स हो गए, जो वहाँ पर काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, जिनकी जगह अब ट्रैक्टर ने ले ली हैं, तो वो भी अब यूज़लेस हो गए, उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फील्ड्स में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके दिमाग में आता था। हाउ विल दे अर्न मनी, व्हाट विल दे लिव ऑन। और जो लोग जिनका काम अब ये ट्रैक्टर करने लगे हैं, तो उन लोगों का अब क्या होगा, वो लोग अपने पैसे कैसे कमाएंगे जब ट्रैक्टर ही उनका सारा काम कर लेगा, तो उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे और वो अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएंगे। ये सारी चीज़ें कौन सोचता था, बाजरा सीड जो अपनी स्टोरी बता रहा है। ओके, मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्च।
The next 20 years saw even more changes. Without cows and buffaloes, there was no cow dung to be used in the fields as fertilizer. Hasmukh had to buy expensive fertilizer. The new kinds of seeds were such that the crops were easily affected by harmful insects. Medicines had to be sprayed on the crops to keep away. नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि अब धीरे धीरे क्या हो गया, इसका जो इन लोग जो नए नए टेक्निक्स यूज़ करते थे उसका जो दुष्प्रभाव है वो इन्हें दिखाई देने लगा। और उसका सबसे पहला जो दुष्प्रभाव था वो क्या था कि इनके खर्च बढ़ने लगे। क्यों खर्च बढ़ने लगे? बिकॉज अब जो काउज एंड बफलोज तो इनके खेतों में काम करते नहीं थे, तो जो उनका जो काउ डंग होता था, गोबर जो होता था, जिसको पहले इन लोग खाद के रूप में यूज़ कर लेते थे, उसकी जगह किसने ले ली थी? केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो इन्हें मार्केट से खरीदना पड़ता था। अब काऊ ही नहीं रहेगा, बुलक्स ही नहीं रहेंगे, तो कहाँ से उनको काउ डंग मिलेगा? और जो ये है फर्टिलाइजर्स उनको यूज़ करना पड़ेगा ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके, और फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए इन्हें पैसे खर्च करने पड़ते थे, तो इससे इनका खर्च बढ़ गया। Now, the new kinds of seeds were such that the crops were easily affected by harmful insects. और जो नए तरह के सीड्स इन लोग यूज़ करते थे, मार्केट से लेकर आते थे, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इन द सेंस क्वांटिटी तो बढ़ गया था, बट वो ऐसे थे कि उन्हें कीड़े जल्दी लग जाते थे। तो वो कीड़ों को हटाने के लिए उन लोग को अलग से पेस्टिसाइड्स यूज़ करना पड़ता था, मेडिसिन छींटना पड़ता था अपने क्रॉप्स पे, ताकि वो इंसेक्ट्स उनके क्रॉप्स को अफेक्ट ना कर सकें। और क्या दुष्प्रभाव थे वो देखते हैं। To keep away the insects, they are saying, oh what a bad smell these had, how expensive they were. तो ये साथ में एक तो ये बहुत ज़्यादा ये होता था, स्मेल जो था उसका बहुत ओवरबेयरिंग था, बहुत ही फाउल स्मेल आता था, उनको अच्छा नहीं लगता था उसका स्मेल, क्योंकि ऑब्वियसली इंसेक्ट्स को भगाने के लिए तो एक तरह का वो क्या बोल सकते हो, पॉइजन या टॉक्सिक जैसा स्मेल आता था, उसका टॉक्सिन जैसा स्मेल आता था, और प्लस वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था। यहाँ आपको ये पिक्चर में देख रहे हो, ये एक फार्मर है, वो अपने पीठ पे ये सिलेंडर जैसा रखा हुआ है ना, इसमें ही इसने इंसेक्टिसाइड्स रखे हुए हैं, जो ये स्प्रे के थ्रू फील्ड पे अपने छींट रहा है। और ये सारा जो केमिकल है वो आपके क्रॉप्स में जाएगा, और क्रॉप्स को जब हम खाएंगे तो वो कुछ ना कुछ, हम तो धो के खाते हैं बट स्टिल कुछ ना कुछ हिस्सा तो वो हमारे पेट में भी जाएगा और हमें अफेक्ट करेगा। तो ये सारे दुष्प्रभाव उन्हें नजर आने लगे। और क्या था देख लेते हैं, क्या दिक्कत आती है। द कैनल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स, ऑल द फार्मर्स यूज pumps to lift water from deep under the ground. To meet all these expenses, loans had to be taken from the bank. Whatever little profit was made was used to repay the loan. तो अब और क्या क्या प्रॉब्लम आई उनका, जो कैनल वाटर यूज़ होता था। अब देखो पहले क्या होता था कि उन लोग अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाते थे, तो हर क्रॉप का पानी का जो रिक्वायरमेंट होता था वो अलग अलग होता था, किसी में कम पानी लगता था, किसी में ज़्यादा पानी लगता था, तो वो मैनेज हो जाता था। बट अब क्योंकि सारे फार्मर सोचते थे सिर्फ हम वही क्रॉप्स लगाएं जिससे हमें पैसे ज़्यादा मिले, तो जो क्रॉप्स होते थे वो पानी भी बहुत यूज़ करते थे, और इसके कारण इन्हें पानी की भी दिक्कत होने लगी। जो ग्राउंड वाटर जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, क्योंकि सारा तो ये पम्प करके यूज़ कर लेते थे, और इन्हें बहुत डीप तक उसको जाना पड़ा, पंप से पानी लाने के लिए बहुत डीप तक उनको डिग करना पड़ता था, और इसके लिए पैसे इन्हें बहुत लगते थे। इन सब पैसों के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता था, बैंक से लोन लेना पड़ता था, तो बैंक लोन तो दे देता था, बट देन जो भी इनका पैदावार होता था, जो भी इनका प्रोडक्शन होता था, जो भी प्रॉफिट होता था, उसका ज़्यादातर जो हिस्सा था वो बैंक का लोन पे करने में ही चला जाता था, तो इनके पास कुछ खास बचता नहीं था। देखो पहले के दिन में कितना सब चीज़ बैलेंस होके चलता था, हर चीज़ बैलेंस था, इवन वो खुद तो यूज़ कर ही लेते थे अपना जो भी प्रोडक्शन होता था, प्लस बाहर भी बेच आते थे जिससे इनके पैसे भी आ जाते थे। बट अब सारा चीज़ क्या हो गया था, पूरा उलट हो गया था। अब इनके खर्चे ज़्यादा होने लगे, और जो इनका प्रॉफिट था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। बट देयर वाज लिटिल प्रॉफिट, एवरीवन वाज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइसेस वर नॉट एज हाई एज बिफोर, द सॉइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम, growing the same crop over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. It was becoming difficult to earn a living by farming alone. तो अब इनका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद सारे लोग कॉटन उगाने लगे, तो कॉटन का अब देखो पहले डिमांड था कॉटन का क्योंकि कम लोग कॉटन उगाते थे, अब सभी लोग कॉटन उगाने लगे तो उसका डिमांड भी कम हो गया, बिकॉज सबके पास कॉटन बेचने के लिए था, खरीदने के लिए कम लोग होते, तो वो भी उसका भी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगा। देन जो सॉइल था उसमें बार बार कॉटन, बार बार वीट उगा उगा के उसकी जो क्वालिटी थी वो भी चली गई, क्योंकि एक तरह के एक क्रॉप्स जो होंगे वो एक तरह का मिनरल यूज़ करेगा सॉइल का, तो सॉइल की भी क्वालिटी धीरे धीरे चली गई।
और उसके बाद उसमें केमिकल्स छीटे जाते थे, उससे भी उसका हैम्पर करता था क्वालिटी सॉइल का। और उसके बाद में क्या बोल रहे थे कि इट हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर। अब तो ऐसा हो गया था सॉइल का कंडीशन कि उसमें अब कुछ भी अच्छा नहीं उगाया जा सकता था। और दिन पर दिन ऐसा होने लगा कि सिर्फ फार्मिंग के भरोसे वो लोग नहीं रह सकते थे, अपने लाइवलीहुड के लिए, पैसे के लिए सिर्फ फार्मिंग पे उन लोग डिपेंडेंट नहीं रख सकते थे। उन्हें एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, अपने लिए कुछ और पैसा कमाने का जरिया सोचना पड़ता था। ओके, सो दिस वाज द कंडीशन देयर. Some more bad effects we'll see here. Hasmukh too changed with the times. He's often tense and angry most of the time. His educated son Paresh did not want to do farming. He now started work as a truck driver. After all, the bank loans still had to be repaid. तो अब क्या हुआ, हसमुख जो था, जो पहले बड़ा हसमुख था, हंसता रहता था बिकॉज उसकी प्रॉफिट काफ़ी इंप्रूव हो गई थी अपने फादर के कंपेयर में। सारी चीज़ें उसने ले ली थी, ट्रैक्टर ले लिया था, मोटरसाइकिल ले लिया था, बट धीरे धीरे वो भी चेंज होने लगा। वो बहुत टेंस रहने लगा, अपसेट रहने लगा। ये कौन बता रहा है? सीड बता रहा है, जो वो देखता था ना कि फैमिली में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो बता रहा है कि सब लोग टेंस, मतलब ये हसमुख जो था वो काफ़ी टेंस रहता था। क्यों? बिकॉज उसको लोन्स बहुत सारे पे करने पड़ते थे, पर पैसे उसके पास रहते नहीं थे। और उसका जो एजुकेटेड सन था, जो पढ़ा लिखा जो बेटा था परेश, उसने सोच लिया था कि अब फार्मिंग में ज़्यादा अच्छा भविष्य है नहीं, तो वो फार्मिंग करना नहीं चाहता था। वो अब काम करने लगा था, ट्रक ड्राइवर बन गया था, वो ट्रक चलाने लगा था, क्योंकि बैंक लोन्स भी तो पे करने हैं। अगर बैंक लोन्स पे नहीं करेंगे तो फिर इनका जितना भी प्रॉपर्टी है वो बैंक पूरा एक्वायर कर लेगा। So this was the problem with them. Often Paresh doesn't come home for days. At times he is away for a week. 2 days back, when he came home, Paresh started looking for something. Ba, he asked his mother, where is Dadaji's wooden seed box? It will be useful to keep the screws and tools for the truck. Now do you understand why I told you my story? तो एक दिन क्या हुआ, ये जो परेश था, क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर था, ये काफ़ी दिनों तक घर नहीं आता था, काफ़ी दिनों तक अपने टूर पे रहता था, अपना ट्रक लेके जाया करता था सामान पहुंचाने के लिए, तो ये घर नहीं आता था। पर एक बार जब वो घर आया तो उसने अपनी मम्मा से बोला, मम्मी को वहाँ गुजराती में बा कहते हैं, कई बार दादी को भी कहते हैं, तो ये अपनी मम्मी को कहता है, बा वो जो दादाजी का वुडन बॉक्स था जिसमें सीड्स रखते थे ना दादाजी, वो उसे चाहिए था। क्यों चाहिए था? बिकॉज वो अपने ट्रक का टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह उसमें रखना चाहता था। तो ये सीड बता रहा है क्या? अब आप समझ गए कि मैं अपनी स्टोरी क्यों बताना चाहता हूँ अभी? बिकॉज अब जो उसका घर है, जो वुडन बॉक्स है जो दामजी भाई ने बनाया था, वो भी किस में था? खतरे में था, वो भी उनसे छीनने वाला था, और इसलिए ये बहुत दुखी था सीड हमारा। Okay, now here you have been given a report in the newspaper to discuss. Let us see what is there in the report. Tuesday, 18 December 2007, Andhra Pradesh farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans. They had suffered a big loss in farming. One of these farmers, Nalappa Reddy, had taken a bank loan of rupees 24,000. To repay the loan, he had to take another loan from a private money lender at a very high rate of interest. Even after repaying rupees 34,000, Reddy could not repay the entire loan. Reddy says the bank sends farmers to jail for not paying back small loans, but what about the big businessman? They take loans of crores of rupees. Nothing happens to them when they do not return the money. Nalappa Reddy's story is shared by thousands of farmers in India who are suffering huge losses. The situation is so bad that many farmers see no way out of it except to commit suicide. Such a sad thing to hear. According to government figures, 1,50,000 farmers have died like this between 1997 to 2005. This number may be much higher. This is only the official report, so the real numbers may be more frightening than this. What are they saying? See here, a report is shared with you, and in this report, it's a newspaper cutting. And what they are saying in this report, that in Andhra Pradesh, एक वो है नलप्पा रेड्डी करके एक फार्मर है, तो उन्होंने बैंक से लोन लिया था, 24,000 का लोन लिया था, जो उन्हें ऑब्वियसली अपने फार्म फील्ड के लिए लिया था उन्होंने। और उस लोन को रीपे करने के लिए, उनका प्रॉफिट उतना हुआ नहीं, तो उन्हें बैंक का तो लोन पे करना ही है, भले उनका प्रॉफिट हो, प्रोडक्शन हो ना हो, लेकिन बैंक तो अपने टाइम पे लोन मांगेगा ही वापस। तो उसको लोन को पे करने के लिए उन्होंने किसी एक प्राइवेट मनी लेंडर से, जिससे पैसे कुछ उधार लेके 34,000 उन्होंने उधार लिए, और उस 34,000 को उन्होंने बैंक में दिया। उससे भी उनका बैंक का लोन जो है वो पूरा नहीं दे पाए। और जो बैंक जो हैं, इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर कुछ पेनाल्टी वगैरह लगा दी, और प्लस वो जो इंटरेस्ट जो इन्होंने प्राइवेट मनी लेंडर से जो लोन लिया था उसका भी बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ा। तो ये क्या कह रहे हैं, रेड्डी क्या कह रहे हैं कि देखो, बैंक जो है वो जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनसे तो वो लोन लेने के लिए कितने सारे हथकंडे अपनाते हैं,
लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो क्रोर्स ऑफ रुपीज़ लेके बैंक का चले जाते हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। दिस इज़ सो सैड टू नो दैट। वो हमारे लिए इतना क्रॉप्स उगाते हैं, हमें उनकी वजह से खाना मिलता है, बट उनकी कंडीशन कितनी पिटिएबल है वो यहाँ पर वो शेयर करना चाहते हैं बाकी फार्मर्स के साथ में भी। और प्लस इसी कारण से आपने भी कई बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है, आप न्यूज़ में भी देखते होगे, टीवी में, कि बहुत सारे फार्मर्स जो है वो सुइसाइड भी कर लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, बिकॉज उनके पास और कोई चारा ही नहीं रहता, और कोई आगे का उनको रास्ता समझ में ही नहीं आता है कि वो किस तरह से अपनी मुसीबत हटा सकें, हल कर सकें। तो वो सिर्फ वो बस अपनी लाइफ ख़त्म करने में ही सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स, यहाँ पर देखो 1.5 लाख फार्मर्स बताए जा रहे हैं 1997 से 2005 में जिनकी डेथ हो चुकी है इसी कारण, बैंक के लोन की वजह से उन लोगों ने सुइसाइड कर लिया है। पर ये सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड है, मे बी इससे ज़्यादा हो, ये सिर्फ ऑफिशियली हमारे पास रिकॉर्ड है, और जो रियल नंबर्स होता है वो मे बी इससे कहीं ज़्यादा हो। सो दिस इज़ सच अ फ्राइटनिंग सिचुएशन, especially for our farmers, isn't it? Now they are showing you another farmer and another farm, उसका एक एग्जाम्पल आपको ये बता रहे हैं, और वो किसका फार्म आपको दिखाना चाहते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। दामजी भाई का जो स्टोरी था उससे आगे की कहानी आपको बताई जा रही है, एक फार्म के बारे में बता रहे हैं। किनका फार्म है ये? भास्कर भाईस फार्म, देहरी विलेज, गुजरात। तो ये यहाँ का है, एक भास्कर भाई हैं, एक किसान हैं जिनकी स्टोरी आपको यहाँ बता रहे हैं, ये भी गुजरात के ही हैं। तो इनकी स्टोरी कैसे डिफरेंट है दामजी भाई की स्टोरी से, वो देख लेते हैं हम लोग। ओके। As we entered his farm, we were surprised. There were dead leaves, wild plants, and grass everywhere. Some of the trees' branches seemed so dry as if eaten by insects. At places, we saw some plants with colorful leaves. Why these? Bhaskar Bhai said they were cotton plants which gave him a signal when the soil became dry. Croton plants, sorry, not cotton plants. Croton plants which gave him a signal when the soil became dry. We were surprised. How? He explained that the roots of the croton do not go deep in the ground, so when the top layer of the soil becomes dry, the croton leaves bend and become limp. This signal tells भास्कर भाई which part of his farm needs to be watered. तो ये जो भास्कर भाई है ये काफ़ी इंटेलिजेंट फार्मिंग करते हैं, और इंटेलिजेंट इस लिहाज से नहीं कि वो सिर्फ कॉटन और वीट उगा रहे हैं, बल्कि वो नेचुरल तरीक़ों से कैसे अपना पैदावार, अपने खेत की पैदावार बढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और जैसे ही ये लोग गए, इनके फार्मर में कुछ लोग थे जो उनके बारे में जानना चाहते थे, तो जैसे ही इन्होंने फार्म में फील्ड में एंटर किया, वो सरप्राइज थे ये देखकर कि जो पूरा फील्ड है वहाँ वो मरे हुए पत्ते, जो टूटे हुए, जो सड़े हुए पत्ते होते हैं ना, जो उनसे गिर जाते, पेड़ों से गिर जाते हैं, तो वो पत्ते पड़े थे उनके फार्म में। और घास उगे हुए थे, वाइल्ड प्लांट्स जिनको उगाया नहीं जाता, जो अपने आप से उग जाते हैं, उन्हें हम वाइल्ड प्लांट्स या फिर वीड कहते हैं, तो वो वहाँ पर सूखे हुए थे। कुछ जो ट्रीज़ थे उनके ब्रांचेस जो थे वो इस तरह से सूख गए थे जैसे कि वो उन्हें पूरे कीड़े खा गए थे। एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट्स विद कलरफुल लीव्स, पर कहीं कहीं पे उनके खेत में कहीं कहीं पे कुछ प्लांट्स थे जिनमें कलरफुल लीव्स थे। जैसा बेसिकली हम डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स लेकर आते हैं ना, तो उनके जो कलरफुल लीव्स होते हैं, रेड में होंगे, मरूनिश होंगे, पर्पल कलर का होता है, येलो उसमें स्ट्राइप्स बने होते हैं, तो उस तरह के प्लांट्स थे। तो उनको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों, जो मेन प्लांट्स हैं उनके तो पूरे लीव्स जो हैं वो ड्राइड हो चुके हैं, सूख चुके हैं, इंसेक्ट्स खा रहे हैं उन्हें, पर ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे ऐसे अच्छे से उगे हुए हैं। तो उन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया, तो उनको भास्कर भाई ने बताया कि ये क्रॉटन के प्लांट्स हैं। क्रॉटन एक तरह का पौधा होता है जिसके जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं मिट्टी में, ऊपर के लेयर में ही रहते हैं। तो जैसे ही उनको इससे क्या होता है, ये क्रॉटन प्लांट्स क्यों लगाएं, ताकि इन्हें पता चल सके कि इनका फील्ड जो है वो ड्राई कब हो जाता है। कैसे पता चलता है? जो रूट्स है वो ज़्यादा गहरे में नहीं है, तो ऊपर के लेयर में ही जैसे पानी की कमी होने लगती है, जो रूट से ही पानी मिलता है पूरे प्लांट को, तो जैसे ही पानी की कमी होने लगती है तो जिनके लीव्स हैं वो क्या हो जाते हैं, लिम्प होने लग जाते हैं, ऐसे मुरझा जाते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर आपके घर में गार्डन होगा या कोई प्लांट होगा, तो अगर आप उसको बहुत दिन तक पानी नहीं दोगे तो वो मुरझा जाते हैं। तो इसी तरह से ये क्रॉटन प्लांट से ये पता लगाते हैं कि कब उनके सॉइल, उनकी जो मिट्टी है उसमें पानी की कमी हुई है, बिकॉज जैसे ही थोड़ा सा भी पानी का कमी होता है ये क्रॉटन प्लांट्स के लीव पूरे मुरझा जाते हैं। और उसके बाद भास्कर भाई जो है उन्हें पता लग जाता है कि कहाँ उन्हें वाटर करने की ज़रूरत है, पानी देने की ज़रूरत है। We found the soil soft and crumbly. We could see tall coconut trees full of fresh coconuts. We thought he must be using some special fertilizers. Bhaskar Bhai said he does not buy fertilizers made in factories.
His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it. तो इन्होंने क्या देखा आगे जाके कि जो सॉइल है वो काफ़ी सॉफ्ट है और क्रम्बली है. क्रम्बली मीन्स ऐसा भुरभुरा टाइप का. ओके, आप उसको छुओगे तो आपके हाथ में पूरा टूट जाएगा. तो इस तरह की सॉइल थे. और उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज़ भी लगे हुए थे, नारियल के पेड़ लगे हुए थे जिसमें बहुत सारे कोकोनट्स भी लगे हुए थे. तो उन्हें क्या लगा कि हो सकता है ये भास्कर भाई बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो. तो उन्होंने पूछा उनसे, बट उन्होंने बताया कि मैं कभी भी फैक्ट्री मेड फर्टिलाइज़र अपने फील्ड में यूज़ नहीं करता हूँ. उनका जो फील्ड का सॉइल है वो इतना फर्टाइल, इतना उपजाऊ इसीलिए है बिकॉज वो जो सूखे हुए पत्ते आपको दिखाई दे रहे थे ना, वो जो हैं वो नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करते हैं इनके फील्ड में. हिज सॉइल इज़ फर्टाइल बिकॉज ऑफ ऑल द ड्राइड लीव्स, जो सूखे हुए पत्ते हैं, विच स्लोली रॉट, वो सड़ जाते हैं धीरे धीरे और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो नेचुरल फर्टिलाइज़र, नेचुरल खाद का काम करते हैं. ही डग द सॉइल लिटिल एंड टोल्ड अस टू लुक. उन्होंने थोड़ा सा मिट्टी को खोदा और बोला कि देखो इस मिट्टी को. वी सॉ थाउजेंड्स ऑफ अर्थवॉर्म्स, दीज आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड्स, ही सेड. तो उन्होंने देखा कि मिट्टी को जब उठा के देखा उन्होंने, तो देखा उसमें बहुत सारे क्या हैं, ये है अर्थवॉर्म्स हैं, केचुए हैं. और उन्होंने बताया देखो ये मेरे फ्रेंड्स हैं केचुए, ये मेरी काफ़ी मदद करते हैं फील्ड को अच्छा रखने में. अब कैसे केचुआ कैसे उनकी मदद करेगा कि उनका फ्रेंड है भाई. तो केचुआ क्या होता है, जब भी वो अपना घर बनाता है तो वो क्या करता है, अंदर में जाता है, ज़मीन के अंदर जाता है, फिर बाहर निकलता है, फिर अंदर जाता है. तो उस तरह से वो सॉइल को क्या करता है, अपनी मूवमेंट के कारण बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है. प्लस वो जो खाता है, मिट्टी को खाता है, तो उसके जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, मीन्स उसका जो वेस्ट मैटर होता है, वो सॉइल के साथ मिक्स होता है और वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा काम करता है, उसे फर्टाइल बनाता है. सो वॉट ही इज टेलिंग, लेट्स रीड इट आउट. The earthworms soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels. Earthworm अपने टनल्स बनाने के चक्कर में उसे खूब खोदते हैं सॉइल को और उसे सॉफ्ट बना देते हैं. दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजिली गेट इनटू द सॉइल. और उसमें वो पोरस बन जाता है, सॉइल जो है वो पोरस बन जाता है और फिर उसमें से एयर और वाटर ईजिली पास कर सकता है, जा सकता है उसमें. द earthworm also eat the dead leaves and plants and their droppings fertilizes the soils. और प्लस जो earthworm है वो डेड लीव्स, जो मरे हुए पत्ते, वो खा लेता है, प्लांट्स खा लेता है. तो और उनके जो ड्रॉपिंग्स, जैसा बताया मैंने, वेस्ट मैटर जो होता है वो भी सॉइल को फर्टिलाइज करने का काम करता है. प्रवीण टोल्ड अबाउट हिज अंकल इन द सिटी हु हैज डग अ पिट इन हिज गार्डन. ही पुट्स ड्राइड लीव्स इन द पिट along with all the kitchen waste, peels of vegetables and fruits and leftover food. He also has earthworms in the pit. They turn the waste into compost, a natural fertilizer. So his uncle gets good fertilizer without spending extra money. तो प्रवीण जो उनके साथ एक लड़का था, उसने अपना वो बताया, एक्सपीरियंस बताया कि उनके जो अंकल एक हैं, सिटी में, शहर में रहते हैं, उन्होंने अपने गार्डन में एक गड्ढा खोद के रखा हुआ है और उसमें वो सूखी पत्तियां रखते हैं और सारा भी किचन का जो भी छिलका विलका होता है, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, और जो बचा हुआ खाना होता है जो कोई नहीं खाता है, तो उसे वो उसमें डाल देते हैं उस गड्ढे में. और उसके बाद उसमें उन्होंने बहुत सारे अर्थवॉर्म्स डाल दिए हैं, केचुए डाल दिए. और जो केचुए हैं वो इनको सड़ी हुई चीज़ें को, सड़ी हुई पत्तों को क्या करने में, चेंज करने में मदद करती है, उनको वो फर्टिलाइज़र बना देते हैं, उर्वरक की तरह बना देते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो उसमें कोई केमिकल होता नहीं है, नेचुरली बन जाता है ये. और इस तरह से बिना पैसा खर्च किए उनके अंकल जो है इतना अच्छा प्रोडक्शन अपने फील्ड में कर पाते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर फार्मर्स लाइक दामजी भाई. So now they are telling about the journey of a bajra seed from a field to a plate. What can you see in each picture in the next page? तो आपको ये बताएगा नेक्स्ट में जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें क्या बता रहा है. पहले हम पिक्चर देख लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टोरीज दी हुई हैं, पिक्चर्स दिए हुए हैं और उनके थ्रू एक स्टोरी बताई गई है कि कैसे बाजरा जो है वो क्रॉप से लेकर हमारे प्लेट तक आता है. ओके, तो क्या पिक्चर स्टोरी दी हुई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट में देखो, एक लेडी आपको दिखाई दे रही है, वो बाजरा के क्रॉप से बाजरा तोड़ रही है. देन आपको ये कुछ दिख रहा होगा, ओखली जैसा, ओखली का पढ़ा है ना आपने हिंदी में, तो दिस इज़ कॉल्ड अ मोटर. ओके, MORTAR, मोटर. एंड दिस इज़ कॉल्ड, ये जो उसको कूटने का होता है ना, जैसे डंडा जैसा, दैट इज़ कॉल्ड अ पेसल. तो ये मोटर में रख के वो बाजरे का जो क्रॉप है उसको कूटा जाता है. और कूटा क्यों जाता है, ताकि फिर हमें वो इस तरह के रूप में मिल जाए, इस तरह से ग्रेन के जैसा मिल जाए. और फिर उस ग्रेन को क्या किया जा रहा है, ये ढेकी कहते हैं, इसे पीसने का होता है, मीन्स आटा बनाने का. चक्की, जिसे चक्की भी कहते हैं, जैसे ढेकी नहीं कहते, चक्की कहते हैं इसे. तो ये बाजरा को इसके बीच में रखते जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे ना एक छोटा सा सर्कल जैसा होता है. तो ये देखो, ये उठा के ये लेडी इसमें रख रही हैं और इसे फिर घुमाया जाता है. यहाँ एक ना वो जैसे पॉटर्स व्हील में एक डंडी जैसा उठा हुआ रहता है ना, उसको पकड़ के ये देखो लेडी इसे घुमाएंगी. अब घुमाएंगी तो जो बाजरा जो दो पत्थरों के बीच में पीस के इस तरह से आटा बन जाएगा. फिर ये आटे को नीड किया गया है, उसकी रोटी बनाई गई है पका के, फिर ये आपके प्लेट में आ गया. सो दिस इज बेसिकली अ स्टोरी ऑफ बाजरा फ्रॉम द field to your plate.
So I hope you read this story, you enjoyed this story, and try to understand the problems of farmers and also how to solve these problems. So this much for today. Bye bye.